दर्शकों नमस्कार। जनवाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसी भी देश या समाज के बेहतर विकास में शिक्षा अहम भूमिका अदा करती है और बदलते वक्त के साथ हम देख सकते हैं शिक्षा के मायने भी बदले हैं। तो बदलते समाज के साथ एकरूपता स्थापित करने में हमारी सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है और बदलते समय के साथ साथ समय समय पर हम देख सकते हैं कि शिक्षा नीति में संशोधन भी किए जाते हैं और हमारे समक्ष आती है एक नई शिक्षा नीति जिसे लागू किया जाता है। आज जनवाणी कार्यक्रम में हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 की। ये क्या खास है इस नीति में और क्यों सरकार इसे लागू कर रही है, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं मनीष गर्ग। और आपको बता दें जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश होने के साथ साथ प्रधान सचिव शिक्षा भी हैं। तो मनीष गर्ग, आपका कार्यक्रम में स्वागत करना चाहेंगे हम। और अपना काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है आपका, उसमें से कीमती समय निकालकर आप इस कार्यक्रम में आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का कि जो नई शिक्षा नीति है 2020। बहुत से हमारे ऐसे जो यंग जनरेशन है वो जानती है नई शिक्षा नीति के बारे में, बहुत से र्यूमर्स भी हैं और अभी तक लागू नहीं हुई है। तो क्या है ये शिक्षा नीति, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, जैसा आपने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लेके आ रही है जी। और इससे मैं थोड़ा सा भिन्नता रखूँगा आपसे कि लागू नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि विभिन्न स्टेजेस पे है लागू होने के। जी जी। बहुत विस्तृत ये शिक्षा नीति है और ये शिक्षा के स्कूल एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक के शिक्षा के सभी आयामों को कवर करती है और बहुत अमूलचूल परिवर्तन ये शिक्षा व्यवस्था में कर रही है। जी। तो इसका एक रोड मैप बना है और उसके अकॉर्डिंगली काम हो रहा है। जी। तो ये कहना सही नहीं होगा कि लागू नहीं हुई है, पूरी तरह से नहीं हुई है, हो रही है। जी। तो किस तरह से शुरुआत हुई है, कौन कौन सी जगहों पर शिक्षा नीति को लागू करना शुरू कर दिया गया है और रिजल्ट किस तरह के आ रहे हैं? जी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें जो अगर स्कूली शिक्षा की बात करें तो स्कूली शिक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव ये शिक्षा नीति बात करती है। वो है कि जो शिक्षा का जो पैटर्न है, जो स्कूलिंग पैटर्न, वो 5+3+3+4 एनविसाइज किया गया है। जी। तो अब ये इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये है क्या। तो 5 इयर्स है, जो फर्स्ट 5 इयर्स वो एज 3 to 8 है। ठीक है। 3 वर्ष की आयु से 8 वर्ष की आयु के बच्चे, जिसमें कि 3 वर्ष का प्री स्कूल एजुकेशन और 2 वर्ष का कक्षा 1 और 2 की शिक्षा है। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 इयर्स है वो क्लास 3 to 5 है। उसके बाद नेक्स्ट 3 इयर्स है वो क्लास 6 to 8 है। जी। और जो नेक्स्ट 4 इयर्स है वो क्लास 9 to 12 है। जी। तो इसको 4 भागों में ऐसे डिवाइड किया गया है जो कि शैक्षणिक तौर पर और पेडागोजी के तौर पर और बच्चे की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं उसके आधार पर एक साइंटिफिक तरीके से ये 4 स्टेजेस को डिवाइड किया गया है। जी। तो इसमें जो है वो अलग अलग स्टेजेस पे काम है। एक सभी राज्यों को ये भी कहा गया है कि अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको इसके अनुसार अलाइन करें। जी। ऑफ कोर्स ये क्योंकि एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है, एक दिन में नहीं हो सकता, तो इसके लिए एक रोड मैप बनाने की आवश्यकता है जिससे कि एक सडन बच्चों को एक वो ना रहे। जी। तो जैसे एज ऑफ एंट्री है इनटू ग्रेड 1 वो 6+ करने की आवश्यकता पड़ेगी इस शिक्षा नीति के हिसाब से। जी। तो वो जैसे केंद्र स्तर पर उसमें कुछ वो हो भी गया है, केंद्रीय विद्यालयों में वो एज ऑफ एंट्री चेंज हो भी गई है। जी। उसी प्रकार राज्यों में भी, अनेक राज्यों में ये बदलाव हुआ है और हिमाचल में भी ऐसा सोचा जा रहा है कि ये बदलाव होना चाहिए। तो नई शिक्षा लागू करने का नीति जो लागू की गई है इसका उद्देश्य क्या रहा और कितने समय के बाद ये संशोधन किया गया है नई शिक्षा नीति में? हाँ जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो पिछली हमारी जो शिक्षा नीति आई थी वो 1986 में आई थी। जी। और उसके बाद उसका जो प्लान ऑफ एक्शन आया था वो 1992 में आया था। तो लगभग 34 इयर्स के बाद ये शिक्षा नीति आई है। 2020 में जो शिक्षा नीति आई है, इसमें जो मुख्य एक एनविसाज जो एक विजन इसका है वो ये है कि प्रत्येक बच्चे को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो, यूनिवर्सल एजुकेशन प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध हो, क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध हो और ऐसी शिक्षा नीति जो कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स और इंडियन कल्चर
और इंडियन वैल्यूज़ में भी रूटेड हो, लेकिन साथ ही साथ बच्चों को 21वीं सदी के लिए भी तैयार करे। जी। तो एक फॉरवर्ड लुकिंग शिक्षा नीति है जो कि हमारे जो इंडियन वैल्यूज़ हैं, वैल्यू सिस्टम्स हैं, उसमें रूटेड हो, ऐसी एक शिक्षा नीति एनविसाज करती है, ऐसी शिक्षा पद्धति को। और साथ ही साथ ये कि जो हमारी एक क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे एनकरेज किया जाए, कैसे बढ़ावा दिया जाए, जी। जो कि बड़ा ज़रूरी है, बड़ा आवश्यक है किसी भी देश के एक विकास के लिए, कि वहाँ के जो बच्चे हैं या जहाँ के जो यूथ है उनमें एक क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग की फीलिंग हो, जिससे कि वो आगे जाके समाज में बेहतर काम कर सके और एक वेल्थ क्रिएशन भी नेशन का हो। जी। और जिससे कि इंडिया को ऐसा एनविसाज किया गया है, शुड बी अ नॉलेज सुपर पावर बाय द टाइम द शिक्षा नीति इज इम्प्लीमेंटेड, जब तक ये पूरी तरह से क्रियान्वित होगी। 5वीं कक्षा तक जो अब ये नई शिक्षा नीति आई है, कई लोग हैं, र्यूमर्स फैल रहे हैं, तो कितना सही है कितना गलत है, आपसे ही वो करेक्शन करवाना चाहेंगे। कई कहते हैं कुछ लैंग्वेजेस हटा दी गई हैं, और 5वीं के बाद कौन से वोकेशनल कोर्सेज हैं जो करवाए जा रहे हैं, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए आप। ठीक है, बिल्कुल। ये एक महत्वपूर्ण ये अंग है शिक्षा नीति का, जिसमें ये कहा गया है कि बच्चे की शिक्षा जो है वो जहाँ तक संभव हो मातृभाषा या जो उसकी स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, एटलीस्ट कक्षा 5 तक, और संभव हो तो कक्षा 8 तक भी। क्योंकि विभिन्न जो अनुसंधान और डिफरेंट रिसर्च स्टडीज़ यही दिखाती है कि अगर शुरुआती जो शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा में या अपने स्थानीय भाषा में हो, तो उसमें जो सीखने की क्षमता है वो ज़्यादा अच्छे से विकसित होती है, ज़्यादा अच्छे से बच्चा सीख पाता है। जी। और एक बार उसका अगर मातृभाषा में अपना अच्छी एक के माध्यम से वो अच्छा सीख लेता है, जो उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी जो लर्निंग आउटकम्स हैं, उसको वो प्राप्त कर लेता है, तो फिर दूसरी भाषाएं सीखना भी बहुत इजी हो जाता है, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। जी। और बच्चों में विभिन्न भाषाएं सीखने की बहुत क्षमता रहती है। जी। तो इसलिए ये कहा गया है, वैसे हमारा देश वैसे ही मल्टीलिंगुअल देश है, और इसमें ये कहा गया है कि ये 3 भाषाएं अगर कोई सीखे तो वो सीख सकता है, और उससे जो उसका विकास है वो बेहतर तरह से हो सकता है किसी भी व्यक्ति का। और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई है, 3 भाषाएं कोई भी भाषाएं हो सकती है, क्षेत्रीय भाषाएं हो सकती है, और जिसमें ये कहा गया है कि 3 में से कम 2 भाषाएं जो है वो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। जी। नए तरीके से मूल्यांकन किया जा रहा है अब स्कूलों में इस शिक्षा नीति के तहत, तो किस प्रकार से किया जाता है वो थोड़ा सा बताएं आप। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसा मैंने कहा कि इसमें क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग पे बड़ा जोर दिया गया है, और जो मूल्यांकन पद्धति को या जो शिक्षा पद्धति को जो रटकर सीखने वाली जो एक पद्धति बन गई थी, उसमें बदलाव करने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे जो है वो समझकर और उसकी एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग हो, जिससे कि जो हम नॉलेज गेन करते हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई भी कर सके। जी। तो मूल्यांकन में बदलाव बहुत आवश्यक है, क्योंकि अनलेस मूल्यांकन में बदलाव नहीं होगा तब तक क्लासरूम में शिक्षा पद्धति में बदलाव भी नहीं आ पाएगा। जी। तो मूल्यांकन में बदलाव इसी तरह से एनविसाइज्ड है कि जो ऐसा मूल्यांकन हो जो खाली जो क्या आपने याद किया है या क्या टेक्स्ट बुक बेस्ड ना हो, बल्कि आपने क्या समझा है उस पर आधारित हो। जी। इसके अलावा जो मूल्यांकन है वो एक सर्वत्र मूल्यांकन हो, 360 डिग्री असेसमेंट हो बच्चे का, जिसमें कि न केवल उसके कॉग्निटिव स्किल्स यानी उसकी पढ़ाई के स्किल्स, बल्कि उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी का भी असेसमेंट हो। कोई बच्चा एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में अच्छा कर सकता है, दूसरे में नहीं अच्छा करेगा, तो उसका भी उसका मूल्यांकन हो, और उसकी जो उसकी इनहेरेंट टैलेंट है या उसकी जो स्किल्स हैं उसको कैसे बाहर लाया जाए। जी। तो उसके लिए 360 डिग्री मूल्यांकन में पीयर्स असेसमेंट है, फिर टीचर्स द्वारा असेसमेंट है, बच्चा खुद सेल्फ असेसमेंट करे और उसके पेरेंट्स भी असेस करे, तो वो उसका एक पूरा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनेगा, जो कि एक डिजिटली होगा, और उसकी बहुत शुरुआती एज से उसका एक रिकॉर्ड रहेगा कि कैसे उसने आगे आगे प्रोग्रेस किया है। जी। तो बहुत ज़रूरी है कि पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किया जाए। जब नीति में बदलाव आया है तो वो पूरी तरह से पाठ्यक्रम बना लिया गया है या उस पर अभी काम चल रहा है, और किन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है? हाँ जी,
तो नीति के जो बहुत मुख्य पहलू जो हैं वो निर्भर करते हैं पाठ्यक्रम पे जी। किस तरह का पाठ्यक्रम बनता है, कैसे वो लागू होता है, क्योंकि जो भी मुख्य चीज़ें हैं जैसे कि जो स्थानीय भाषा में शिक्षा है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, कैसे असेसमेंट करना है, क्या करिकुलम होगा, कैसे हमें व्यावसायिक शिक्षा को उसमें इंटीग्रेट करना है, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा कि क्लास 6 ऑनवर्ड्स जो है व्यावसायिक शिक्षा को इंटीग्रेट करना है शिक्षा में। फिर कैसे हमें जो आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोजी इम्प्लीमेंट करना है, कैसे स्टोरी टेलिंग पेडागोजी इम्प्लीमेंट करना है, कैसे टॉय बेस्ड पेडागोजी इम्प्लीमेंट करना है शिक्षा के साथ साथ ही, जिससे कि वो एक अलग ना लगे बल्कि एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में हो। स्पोर्ट्स को कैसे इंटीग्रेट करना है, सो दिस शुड नॉट, ये चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ना हो, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर में फ़र्क ना रहे जी, एकेडमिक और वोकेशनल में फ़र्क ना रहे, तो सभी को इक्वल वेटेज देते हुए इक्वल लेवल पे लाने के लिए, तो ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि करिकुलम फ्रेमवर्क बने जी। इसके अनुरूप। तो करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क भी बन रहा है और हिमाचल राज्य का राज्य करिकुलम फ्रेमवर्क की भी तैयारी चल रही है जी। इसमें बड़ी वाइड कंसल्टेशंस हुई हैं, वाइड कंसल्टेशंस की गई है। 24 फोकस ग्रुप्स बनाए गए हैं अलग अलग थीम्स के ऊपर, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट्स जो है वो दी हैं, सभी राज्यों ने दे दी है। उसके आधार पे जो NCERT है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा जी। और साथ साथ ही जो है वो राज्यों के भी अपने राज्य करिकुलम फ्रेमवर्क बनेंगे जो आगे का मार्ग दिखाएंगे जी। बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को जब शिक्षा दी जानी है और ये नई शिक्षा नीति आई है तो टीचर्स को भी गाइडलाइंस कुछ मिल जाएं, तो किसी तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो टीचर्स के लिए चलाए जा रहे हैं? हाँ जी, टीचर्स का इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत शुरू से ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है जी। इसको तैयार करने में भी बड़ा पार्टिसिपेशन, बहुत लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन टीचर्स का हुआ है। और जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति रिलीज़ हुई थी शुरू में, तब भी एक शिक्षक पर्व आयोजित किया गया था जी। राष्ट्रीय स्तर पे 15 दिन का शिक्षक पर्व था, जिसमें कि विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चाएँ हुई थी। और इसके पश्चात जो माईगॉव प्लेटफॉर्म पे एक 102 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनर बना के उस पर डाला गया था, जिसमें से कि शिक्षकों से सुझाव मांगे गए थे कि शिक्षा नीति के पर्टिकुलर एस्पेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या उनके सुझाव हैं जी। तो मैं बताना चाहूँगा उस ज़रिए 15 लाख सुझाव शिक्षकों से ही प्राप्त हुए कि कैसे शिक्षा नीति को लागू करना है, जिसको फिर पाठ्यचर्या में उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है जी। और जहाँ तक दूसरा प्रश्न क्या था आपका? शिक्षक जो है उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। हाँ, शिक्षक की ट्रेनिंग, जो कैपेसिटी बिल्डिंग बड़ा महत्वपूर्ण है जी। और इसके लिए जो केंद्र सरकार ने एक निष्ठा करके एक कार्यक्रम लॉन्च किया है जी। तो निष्ठा के 3 फेजेस लॉन्च हो चुके हैं। निष्ठा 1.0 में इनिशियली एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के लिए था, क्लासेस 1 to 8 के लिए जी। जिसमें करीब 40 लाख टीचर्स ट्रेन हुए थ्रू आउट द कंट्री जी। उसके बाद निष्ठा 2.0 एक लॉन्च किया गया जो कि सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए था जी। और फिर अब निष्ठा 3.0 एक चल रहा है जो कि फाउंडेशनल लेवल टीचर्स के लिए है, प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए जी। सो इसके ज़रिए जो है सभी शिक्षकों को कवर किया जा रहा है। और मुझे खुशी ये बताते हैं कि हिमाचल में भी जो है वो निष्ठा 1.0 और 2.0 का तो 100% कवरेज हो गया है जी। और निष्ठा 3.0 का जो है अभी वो जैसे जैसे मॉड्यूल्स रिलीज़ हो रहे हैं जी। वैसे वैसे वो शिक्षक उसको टेक तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन? इनिशियली ये ऑफलाइन था लेकिन कोविड की वजह से इसको ऑनलाइन मोड में ट्रांसफ़र किया गया जी। अभी ये ऑनलाइन ही चल रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसा ही ये ऑनलाइन ये फेज़ ख़त्म होगा तो वापस एक ब्लेंडेड मोड में ट्रेनिंग शुरू होगा। ब्लेंडेड मोड मीन्स कि कुछ फ़ेस टू फेस और कुछ ऑनलाइन जी। तो मिक्सचर एक रहेगा, तो ब्लेंडेड मोड में आगे ये प्रोग्राम्स चलेंगे। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्रोग्राम्स इसमें चलाए जा रहे हैं, वो क्या है? काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहा है ये जी, और जी। काफ़ी युवा हैं जो इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उच्च शिक्षा में एक ये महत्वपूर्ण बदलाव है जी। उच्चतर शिक्षा में जो पहले ये होता था कि आप एक कोर्स में एंटर करते हैं तो आप या तो उसको पूरा करें और अगर आप पूरा नहीं कर पाते किसी कारणवश तो यू आर ट्रीटेड एज अ ड्रॉप आउट या आपको एज अ फेलियर बोला जाता था कि आप पूरा नहीं कर पाए कोर्स अपना
और कोई आपको उसका लाभ नहीं होता था। लेकिन इसमें ये इसका प्रावधान रखा गया है कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्ज़िट में कि अगर आप 1 साल 4 इयर्स का अगर आपका ग्रेजुएशन कोर्स है, उसको अगर आप 1 साल बाद छोड़ते हैं तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा जी, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल बाद अगर आप छोड़ते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा। आफ्टर 3 years you will get a degree and after 4 years you will get a degree with the research specialization जी। तो आप किसी भी स्टेज पे अपना क्विट कर सकते हैं, लेकिन आपके जो क्रेडिट्स हैं जो आपने अर्न कर लिया वो आपके खोएंगे नहीं, आपके लूज़ नहीं होंगे, बल्कि वो एक बैंक में जमा हो जाएंगे, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में जी। और उसको आप कभी भी बाद में भी अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप उसको रिट्रीव करके और उन क्रेडिट्स को यूज़ कर सकते हैं और आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो कितना रोजगारोन्मुखी ये शिक्षा नीति, ये जो प्रोग्राम है ये रहेगा? आपको क्या लगता है कि अगर 1 साल भी बच्चा पढ़ाई में लगाता है, उसको डिप्लोमा मिलता है, पूरी डिग्री वो नहीं कर पाता है, तो रोज़गार में किसी तरह की बाधा आएगी या फिर उसके लिए वो बेनिफिशियल होगा? यस, एक तो रोज़गार के लिए इसमें शिक्षा नीति में बहुत रोज़गार परक बनाया गया है जी। कि व्यावसायिक शिक्षा शुरू से हो, एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हों। जो आपने स्पेसिफिक प्रश्न ये पूछा कि अगर 1 साल बाद कोई क्विट करता है तो ऑफ कोर्स उसका जो सर्टिफिकेट है उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है या जो क्रेडिट्स है जो उसने अर्न किए उसकी एक वैल्यू होगी जी। तो वो मार्केट में जब जाएगा तो उसको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो जॉब के लिए एलिजिबल होगा जी। तो नई शिक्षा नीति के और क्या क्या मुख्य आकर्षण हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी जो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। शिक्षा नीति एक पहली बार ऐसा हुआ है शायद भारत में कि एक शिक्षा में एक टारगेटेड अप्रोच ली गई है कि आप 2026 तक प्रत्येक बच्चा जो है वो कक्षा 3 में जो पहुंचता है उसको ये बुनियादी स्किल्स जो हैं होना आना चाहिए, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का। एक तो ये है जी। उसके लिए एक व्यापक कार्यक्रम निपुण भारत के नाम से लॉन्च किया गया है जिसमें स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स, कॉम्पिटेंसीज और टारगेट्स दिए हुए हैं, लक्ष्य दिए गए हैं, एक लक्ष्य सूची बनाई गई है हर लेवल के लिए, बाल वाटिका से क्लास 3 तक क्या क्या बच्चे को किस स्तर पे आना चाहिए, और जो कि बड़े सिंपल भाषा में बताया गया, आसान भाषा में बताया गया, जिसको बच्चे भी समझ सकते हैं कि हाँ मुझे आना चाहिए, या पेरेंट्स भी समझ सकते हैं कि हाँ हमारे बच्चे को ये आना चाहिए इस कक्षा तक जी। एक तो ये चीज़ है। दूसरा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन तो है ही, GER को 100% करने का टारगेट है 2030 तक एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन जी। करिकुलम रिलेटेड चेंजेस मैंने बताई, पेडागोजिकल रिलेटेड चेंजेस, असेसमेंट रिलेटेड चेंजेस हैं जी। शिक्षकों के कैपेसिटी बिल्डिंग और उनके एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स की ये बात करता है NPST, जिससे कि शिक्षकों का भी मूल्यांकन हो सके। पहले वो स्वयं मूल्यांकन करें उस प्लेटफॉर्म पर जाकर कि क्या उनकी किस एस्पेक्ट में वो अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पे उनकी कमियां हैं, उसको वो देख सके, और जो कमियों को आइडेंटिफाई अगर उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हो जाएं उसी आधार पे उनको फिर कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिले जी। अभी तो एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, कस्टमाइज्ड नहीं होते जी। जिसकी जो आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए जी। तो जब वो उसकी क्षमता का या उसकी कमियों का आकलन हो जाएगा तो स्पेसिफिक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं। तो ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स भी एक डेवलप करना इसमें लिखा गया है जी। इसके अलावा जो स्कूल स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी एक मुख्य बिंदु है जी। जिसमें कि कहा गया है कि प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक राज्य में एक स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी बनेगा और उसी आधार पे ही सभी स्कूल्स को वो मापदंड जो हैं वो अचीव करने पड़ेंगे, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हों चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों। और एक इंस्पेक्शन की वो हटाकर एक सेल्फ डिस्क्लोजर और एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ हमें जाना पड़ेगा, जिसमें कि हर स्कूल अपना बता सके, हर इंस्टीट्यूशन अपना बताए, सेल्फ डिस्क्लोज करे कि उसके क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या फैकल्टी स्ट्रक्चर है। तो वो एक महत्वपूर्ण इसका अंग है। ऑफ कोर्स वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि क्लास 6 ऑनवर्ड्स ही हर एक बच्चे को एटलीस्ट
एक वोकेशनल स्किल से हम लोग तैयार करें जब वो पास आउट करे स्कूल से जी। और फिर इसमें टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन पे बड़ा जोर दिया गया है जी। जैसे मैंने कहा ब्लेंडेड लर्निंग या टेक्नोलॉजी के यूज़ से ऑनलाइन टीचिंग, डिजिटल लर्निंग, उस पर बड़ा एम्फोसाइज़ किया गया है जी। हायर एजुकेशन क्षेत्र में इट टॉक्स अबाउट लाइट बट टाइट रेगुलेशन, मतलब ऐसा इंस्पेक्टर राज ना रहे, लेकिन जो है रेगुलेशन टाइट हो, लेकिन बर्डन ना हो इंस्टीट्यूशन के ऊपर, उसको फैसिलिटेट करे जी। और ट्रांसपेरेंसी हो और सेल्फ डिस्क्लोजर हो। तो उसके लिए जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनको इंटीग्रेट करके एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने की बात की गई है। जी। 13 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन अगर देनी है, शिक्षा अगर देनी है, तो वो जो लक्ष्य है वो कब तक प्राप्त करने का उद्देश्य है? ये 3 से 18 वर्ष है एक्चुअली। 3 से 18 वर्ष है। जो 5+3+3+4 है वो टोटल 15 बनता है जी। तो 3 to 18 है, ये 15 साल के ये स्कूल एजुकेशन के बारे में जी। तो इसका जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन का जो लक्ष्य है वो 2030 तक है वैसे जी। 2030 तक ये प्राप्त होने का लक्ष्य है। और जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, शायद आपने 6ठी कक्षा के बाद बताया कि वो बच्चे कर सकते हैं, तो उनके पास ऑप्शंस रहेंगी या कंपल्शन रहेगी? नहीं, इसमें काफ़ी ऑप्शंस रहेंगी जी। 6th 7th 8th में तो फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन नहीं रहेगा जी। इट विल बी लाइक इंटीग्रेटेड विद द करिकुलम ओनली, जिसमें कि वो इंटर्नशिप्स के माध्यम से या एक्सपोजर विजिट्स के माध्यम से एक एक्सपोजर उनको मिलेगा वोकेशनल एजुकेशन का, और उसी ज़रिए वो अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं कि क्या चीज़ में वो जाना चाहते हैं। और इंटर्नशिप्स उनके लोकल आर्टिजन्स के साथ हो सकती है, लोकल क्राफ्ट्समैन के साथ हो सकती है, इवन जो लोकल ऑफिसेज हैं दे कैन विजिट द पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, बैंक कैसे काम करता है, ये सारा एक्सपोजर देने की बात की गई है 6th 7th 8th में। जी। 9th ऑनवर्ड्स जो है वो फॉर्मल एक वोकेशनल एजुकेशन जिसमें एक सब्जेक्ट उनको मिलेगा एज अ वोकेशनल एजुकेशन, व्हिच इज लाइक एनी अदर सब्जेक्ट। राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी जो फोरम है, इसमें वर्चुअल क्लासेस भी आप लोग लगा रहे हैं, तो क्या है ये, थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस पर। तो एक तो जो NETF है, राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम, एक ये संस्था है जो कि ये गाइड करेगी कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ को बढ़ावा देना है शिक्षा में। जैसे हमने कोविड में देखा कि ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी का प्रचार बहुत अच्छा हुआ, प्रसार, और उससे बड़ा फ़ायदा हुआ क्योंकि हम शिक्षा को कंटिन्यू रख पाए जिस भी फॉर्म में। तो वो फोरम है एक एडवाइजरी बॉडी जो कि इस पे सजेस्ट करने के लिए कि कैसे आगे जाना है, कैसे शिक्षा में टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बढ़ावा देना है। और डिफरेंट रेगुलेशंस भी आए हैं, जैसे UGC ने अलाउ किया है इंस्टीट्यूशंस को, स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 40% ऑफ देयर डिग्री वो ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। MOOCs प्लेटफॉर्म्स हैं, एक जो हमारा NDR एक नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर है जिसके ज़रिए पूरा फ्रेमवर्क जो है विदिन कैसे विभिन्न टेक्नोलॉजीज़ को, डेटा को इंटीग्रेट करना है और कैसे एक पटल पर लाना है, उसके बारे में बात की गई है। तो ये सारा जो है वो प्रयास चल रहा है। दीक्षा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि सभी राज्यों ने अपना कंटेंट डाला है। हिमाचल ने भी डाला है, लगभग 2-2.5 लाख कंटेंट पीसेज उसमें अवेलेबल हैं जी। और विश्व का सबसे बड़ा इस तरह का इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म करके है जी। सो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए ये सब प्रयास हैं जिसका शिक्षा नीति में भी जिक्र किया गया है जी। तो विभाग के जो कर्मचारी हैं, जब नई शिक्षा नीति लागू हुई तो काफ़ी सारे चैलेंजेस उनके सामने भी आए होंगे, तो आगे की आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा बताइए आप। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए ऑफ कोर्स सभी स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है और ग्राउंड लेवल तक इसको पहुंचाया जा रहा है, पहुंचाया गया भी है, आगे भी ले जाने की आवश्यकता है। और इसके जो विभिन्न प्रावधान हैं उसको जब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा, कैसे उसके कंसल्टेटिव मोड में ही ये पूरा कार्य हो रहा है और कैसे उसका क्या रोड मैप बनेगा, तो वो सारा कार्यक्रम जो है वो सबकी कंसल्टेशन से, सबके सुझाव लेके और सबको इन्वॉल्व करके ही ये आगे बढ़ाया जा रहा है। हिमाचल में कुछ खास करने चाह रहे हैं? हिमाचल ने इसमें काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हैं, इनिशियल स्टेप्स।
और हिमाचल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अडॉप्ट कर लिया था बहुत जल्दी अपना एज अ स्टेट पॉलिसी जी। और विभिन्न स्तरों पर काम हो रहा है, जैसे प्री स्कूल एजुकेशन, निपुण हिमाचल का मैंने बात किया, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। ये तो सारा काम प्रगति पर है। मनीष गर्ग, आप कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को आपने दी नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। आपका बेहद शुक्रिया। अब अपने दर्शकों से भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।